Assalamu alaikum. Welcome to everyone again for another session, Stand by Man. And this training also have a lot of importance, especially to secure our people in the confined spaces. जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट confined space के अंदर होता है, चाहे वो कोई हॉट वर्क है या कोल्ड वर्क है, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो बाहर खड़ा रहे, उसका और कोई काम ना हो और वो हमारे साथ कम्युनिकेशन में रहे, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम बता सकें उसको, या अगर एक्सटर्नल कोई इमरजेंसी हो तो वो हमें बता सके, तो हम किसी भी इंसिडेंट या काइंड ऑफ ट्रेजेडी से बच सकें। इसलिए रैमको के सिस्टम के मुताबिक हमें स्टैंड बाय मैन की बड़ी क्लैरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए, और अगर हम ही एज अ स्टैंड बाय मैन काम कर रहे हैं तो हमें तो फिर और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ए स्टैंड बाय मैन वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो स्टैंड बाय मैन है उसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कह लें कि टैलेंटेड होना चाहिए कि वो एंट्री प्लान और परमिट्स को रिव्यू कर सके, देख सके, उसको पढ़ सके और समझ सके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उसको ये पता हो कि जो पॉसिबल हैजर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो मैन होल है, चाहे वो नॉट ओनली इंटरनल इवन एक्सटर्नल भी, कि अगर नियर बाय भी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे लोडिंग अनलोडिंग या कोई एक्सकवेशन इज गोइंग ऑन, सो वट एवर प्रोसेस नियर बाय, कोई फोकलिफ्ट ऑपरेशंस आर आल्सो हैपनिंग, तो उसको कम से कम, या कोई सैंड स्टॉर्म है या कोई हैवी रेन्स का मैटर है, तो वो वाहिद इंसान है जो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर सकता है। और अगर वो डिले हो जाता है, अगर वो हमें इन्फॉर्म करने में, वार्निंग देने में डिले कर देता है, तो बहुत फैटल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि अक्सर हो भी रहे हैं। इसलिए स्टैंड बाय मैन को बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दिया गया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एंट्री लॉग को मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटेन करना है, कि कौन बंदा अंदर जा रहा है, उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, क्यों जा रहा है वो अंदर और किस टाइम पे गया है, और अगर दोबारा बाहर आया अगेन कितनी बार वो बाहर अंदर एक निजाम में चल रहा है, ताकि वो एक लॉग शीट हमें पूरी एक एक सेकंड की हिस्ट्री बता सके हर बंदे की। इसीलिए जो एंट्री लॉग है उसको मेंटेन करवाना, उसको प्रॉपर फिल करवाना, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे सऊदी अरामको का कोई बंदा है, चाहे हमारा सिंधान की कोई टॉप मैनेजमेंट के भी अगर कोई बंदे हैं, तो स्टैंड बाय मैन इज फुली एम्पावर्ड। उसकी ये पावर है कि वो उनको रोक सकता है, पूछ सकता है जी आप क्यों अंदर जाना चाह रहे हैं, आपका तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में इस प्रोजेक्ट के लिए आपका तो नाम ही नहीं है इसमें, और अगर आपने अंदर जाना है तो शो मी सम ऑथराइजेशन, कि अपनी कोई भी वो उसके पीपीस को भी इवन वेरीफाई करें, और अगर अलाउ करते हैं थ्रू योर सीएससी सुपरवाइजर या जो भी आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी समटाइम अवेलेबल ऑन साइट, जो भी आप उसको बेस करते हुए अगर परमिशन दे देते हैं और यू वेरीफाइड कि ये बंदा प्रोजेक्ट से रेलिवेंट है, इररेलेवेंट बंदे की एंट्री नहीं है, या जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है, आई रिपीट अगेन, वो कोई भी है, वो चाहे सऊदी अरामको का है, चाहे सिंधान मैनेजमेंट का है, जो भी अनऑथोराइज है, वो जो स्टैंड बाय मैन है, ही इज फुली एम्पावर्ड टू स्टॉप देम एंड आस्क देम व्हाई यू वांट टू गो इनसाइड। तो पता चला कि जो स्टैंड बाय मैन है उसका कॉन्फिडेंट होना, बोल्ड होना, उसका उसकी कम्युनिकेशन का बेटर होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस प्रोजेक्ट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी जो मेजर जॉब है वो मॉनिटर्स एक्टिविटीज इनसाइड एंड आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस, कि वो हमेशा नजर रखता है कि क्या कौन सी एक्टिविटीज इनसाइड कन्फाइंड स्पेस हो रही हैं और आउटसाइड, और इसी तरह वो पॉसिबल हैजर्ड्स को ना सिर्फ के इनसाइड इवन आउटसाइड भी, इवन दो कि वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने का ऑथराइज नहीं है, लेकिन हमारे साथ कम्युनिकेशन के जरिए वो पॉसिबल हैजर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग रखता है। अगर कुछ भी कोई भी हैजर्ड हमें इवन आइडेंटिफाई होता है तो हम भी उससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो पता चला कि ही इज द मॉनिटर of the activities and hazards inside and outside of the confined space. बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि वो टू वे कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है, ताकि हम सब के साथ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में एंड, और हर बार वो ये पूछता रहता है कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, कोई ऐसी मसले वाली बात तो नहीं है। तो ये जो कम्युनिकेशन है इंतहाई अहम है।
अगर हमारी आवाज ऊपर ना जाए या स्टैंड बाय मैन की नीचे ना आए तो समथिंग इज टेरिबल। या तो वो बंदा कह लें कि स्पॉट छोड़ के चला गया 5, 10, 15 मिनट के लिए और कोई बैकअप नहीं देखेगा, जो कि अलाउड नहीं है। वो किसी भी जगह बगैर बैकअप पे, बगैर परमिशन के वो नहीं जा सकता, बिकॉज ही हैज नो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इवन रेस्क्यू भी नहीं कर सकता। एक होता है ना, कोई बंदा अंदर अगर अल्लाह ना करे बेहोश भी हो गया तो वो रेस्क्यू टीम का भी हिस्सा नहीं है। यस, इन शेप ऑफ responding and informing to the CSE supervisor or the security or calling 911, yes, इतनी वो सपोर्ट जरूर दे सकता है। जैसे लिखा हुआ है कि notifies person in the event of an emergency, तो उसका काम है कि इन्फॉर्म करना हमें भी, अथॉरिटीज को भी, कि देयर इज एन इमरजेंसी, और यही उसकी जॉब बहुत बड़ी है। लेकिन रैमको की थ्योरीज के मुताबिक कुछ लेवल पे ये लिखा गया कि इन सम केसेस द स्टैंड बाय मैन मे बी असाइंड एज अ फायर वॉच, मे बी, लेकिन इन वेरी रेयर एंड सम केसेस स्टैंड बाय मैन may be assigned as a fire watch, and that is why you are receiving both trainings as a fire watch as well as a standby man. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, कि डज नॉट लीव द एंट्री पॉइंट एज पर अरामको स्टैंडर्ड्स, इट डज नॉट लीव द एंट्री पॉइंट। और अगर 2-3 एंट्री पॉइंट हम यूज कर रहे हैं तो हमें हर एंट्री पॉइंट पे सेपरेटली स्टैंड बाय मैन चाहिए। अगर हम इन एंड आउट के लिए, क्योंकि कई कन्फाइंड स्पेसेस होती हैं कि उनके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट 2-3 है जो कि एक्टिवली हम यूज करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे, तो इन दैट केस हर एंट्री पॉइंट पे एक स्टैंड बाय मैन हमें सेपरेटली लाजमी चाहिए। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अदरवाइज हमें सिर्फ अगर एक ही स्टैंड बाय मैन है तो हम एक ही एंट्री पॉइंट यूज कर सकते हैं। रिमेनिंग जो 2 एंट्री पॉइंट्स हैं आर प्रोहिबिटेड टू यूज। Now, never enters the confined space. As per Aramco theories, is not authorized or responsible to go inside the confined space, even in case of emergency, I'm telling you. Now, primary responsibility, no other duties. जो बुनियादी उसकी जिम्मेदारी है वो एज अ स्टैंड बाय मैन है, इसके अलावा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है एट दिस स्टेज। ऑर्डर्स एंटर टू एवैक्यूएट, वो किसी भी टाइम एंट्रेंट्स को ऑर्डर दे सकता है टू एवैक्यूएट जब भी कोई वो देखता है कि अनसेफ कंडीशन है जो डेवलप हो चुकी हुई है। अब बंदों को अगर मैंने बचाना है तो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि कम आउट टू एंड सेव योर लाइफ, क्योंकि मैं तो सबको बाहर नहीं लेके आ सकता, लेकिन डेफिनेटली मुझे बताना पड़ेगा एज क्विक एज पॉसिबल। जितना डिले करेगा, एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड इज क्रिटिकल, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस है। और द प्रॉब्लम इज इन द कन्फाइंड स्पेस कि इट्स नॉट इजी टू रेस्क्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्ड टू गेट सेकंड चांस समटाइम। लाइक अगर H2S एक्सपोजर है like above than 20 ppm or 100 ppm or God forbid more than 1000 ppm, so in such a scenario every second is so much important, right? तो अगर उसको पता चल गया उसकी कोई T40 रैटलर, क्योंकि कई बार मैंने देखा है प्रोजेक्ट पे 8 बंदे हैं तो T40 रैटलर किसी एक ने लगाया हुआ है। आई रिपीट अगेन, ये मैंने पर्सनली एज अ सेफ्टी ऑडिटर भी ऑब्जर्व किया हुआ है कि जी हर किसी के पास T40 रैटलर क्यों नहीं है, पर्सनल मॉनिटर क्यों नहीं है। वो जी हमारी मैनेजमेंट ने यही कहा है कि एक बंदे के पास होगा, बाकी सब क्योंकि नियर बाय यू आर वर्किंग टुगेदर तो एक से काम चलाएं। तो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द वे, कि अगर इस तरह आप पैसा बचा रहे हो इन दैट सेंस, देन यू आर द किलर, बिकॉज एवरी टाइम इट्स हार्ड टू बी लकी। जब हम खुद सेफ्टी वायलेशंस करेंगे या शॉर्टकट्स पे जाएंगे या पैसा बचाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें डंडी मारेंगे, इन अदर वर्ड्स, तो वी आर गोइंग टू किल आवर पीपल। और ये मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली हर लेवल पे कहता हूं कि आपके जो मेजर कस्टमर्स हैं, आपके जो सबसे अहम कस्टमर्स हैं, वो आपके ये एम्प्लॉइज हैं जिनकी वजह से आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे होते हो। वो ये हीरे हैं जिनकी चमक की वजह से आपको भी रोशनी नजर आ रही होती है। तो हमारे जो पहले कस्टमर है वो हमारे एम्प्लॉइज हैं, कि उनको हम किस तरह सेफ रखें, किस तरह केयर दें, ताकि वो हमारे कस्टमर्स को भी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जो हैप्पी बंदा है वही अच्छी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के साथ
चीजें कर सकता है। इसी तरह व्हेनेवर जो भी अनसेफ कंडीशन डेवलप होती है उसे नजर आती है, वो हम सबको बताता है कि कम आओ। इसी तरह ही विल मेक श्योर कि कोई भी अनयूजुअल बिहेवियर है, जैसे हॉर्स प्ले है, बंदे आपस में लड़ना शुरू हो गए या खेलना शुरू हो गए चाहे मजाक में, तो ये एक बड़ा सीरियस हैजर्ड है, स्पेशली इन द confined स्पेस। तो अगेन ही इज ऑथोराइज्ड टू order us to come out, to evacuate। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे, he will report to CSE supervisor। तो पहले CSE सुपरवाइजर में ये था कि अरामको अपना बंदा दे रहा था, अब वो कॉन्ट्रैक्टर को कह रहा है कि थर्ड पार्टी से ट्रेन करवाओ और खुद ही अपना CSE सुपरवाइजर लेके आओ। पहले फायर वॉच भी ज्यादातर वो खुद दे रहा था सऊदी अरामको, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्टर को कहता है कि आप ही अपने फायर वॉच लेके आओ। इसीलिए आप लोगों को भी ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। The next point is if the standby man has leave the area and no relief is provided। होता है ना समटाइम उसके बाद ऑप्शन ही नहीं रही और उसको वो पॉइंट छोड़ना पड़ा किसी भी वजह से, तो फिर हर सूरत में कोई ना कोई बैकअप उसे प्रोवाइड करके जाना चाहिए कि वो जो एंट्री पॉइंट है इवन फॉर 5 मिनट्स शुड नॉट बी विदाउट स्टैंड बाय मैन एक्चुअली। और ये क्लैरिटी के साथ एग्री होना चाहिए बिटवीन इश्यूअर एंड रिसीवर कि जी अगर स्टैंड बाय मैन को हमने इजाजत देनी है टू लीव दी एरिया, तो फिर उसकी जगह पे कौन आएगा, और वो बैकअप जरूरी है। ये अरामको के मुताबिक लॉक शीट है जो कि स्टैंड बाय मैन, जो आप अगर एज ए स्टैंड बाय मैन परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वर्क परमिट नंबर क्या है, पेज नंबर 1 of 2 है, 2 of 3 है, यूनिट कौन सा, लोकेशन क्या है। स्टैंड बाय मैन मींस आपका नेम प्लस योर बैच नंबर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी इन एंड आउट हो रहा है उसके बारे में आपने उसका नाम लाजमी लिखना है, बैच नंबर, सिग्नेचर उसके जरूर लेने हैं, डेट कौन सी है, टाइम इन टाइम आउट, और उसकी जॉब असाइनमेंट क्या है, व्हाई इज गोइंग इनसाइड, व्हाट इज द पर्पस, टाइम इन टाइम आउट, डेट, सिग्नेचर, बैच नंबर एंड हिज नेम। सो बेसिकली ये जो लॉग शीट है ये किसी भी टाइम कोई भी चेक कर सकता है। अगर कोई सेफ्टी ऑडिटर है, कोई अरामको का एलपीडी डिपार्टमेंट है, कोई पीआईडी से है, कोई एफबीटी से है, कोई ईपीडी से है, या इवन आपके संदान मैनेजमेंट की तरफ से कोई है, कोई सेफ्टी ऑफिशियल है या लीडर है, तो वो इस लॉग शीट से उसे पता चलेगा कितने लोग अंदर हैं और क्या कर रहे हैं एज पर द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। I repeat again, as per Aramco theories, standby man, you as a standby man, not responsible to rescue, but yes, you are part of rescue team in shape of informing, in shape of calling 911 or informing to CSE supervisor, or yeah, coordination with the people working inside, और उनको बताना, उनको inform करना, चाहे internal कोई hazard है, चाहे external hazard है, communication में he will be supporting us, और notifies emergency team and CSE supervisor। ये भी उसकी important responsibility है as a standby man। अब हमें यहाँ question क्रिएट होता है कि हमें standby man क्यों चाहिए, जबकि हमारे पास WPR भी है, हमारे पास CSE supervisor भी है, हमारे पास अगर वेल्डिंग प्रोजेक्ट है तो वेल्डर्स भी क्वालिफाइड हैं, अगर कोई एक्सकवेशन प्रोजेक्ट है तो जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो ऑल आर क्वालिफाइड एक्चुअली, क्योंकि अरामको जो है वो खाली ट्रेंड लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो क्वालिफाइड लोगों को एक्सेप्ट करता है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप रिगर लेवल 1 हो तो बगैर ट्रेनिंग के, बगैर सर्टिफिकेशन के, बगैर सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस के वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उसके बावजूद वो आपको टेस्ट करेगा, चाहे आप थर्ड पार्टी से ट्रेंड भी हो, फिर भी वो अपना एग्जाम भी आपके सामने रखता है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपका लेता है, ताकि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि जो हर सूरत में वो पूरी करना चाह रहा था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टैंड बाय मैन की, वो कम्युनिकेशन है और मेंटेनिंग CSE लॉग शीट। अब हमें ये क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जब आप किसी हाई हैजर्डस इंडस्ट्री में काम करते हो, लाइक ऑयल एंड गैस में या माइनिंग में या इवन फूड इंडस्ट्री में या केमिकल या फार्मास्यूटिकल,
जहां पे कन्फाइंड स्पेसेस की भरमार है, मतलब एवरीवेयर यू विल गेट मैनहोल्स, टैंक्स, वेजल्स, plenty of confined space, even pipelines or excavated trenches or excavated areas. तो of course जो स्पेशली 4 फीट से ज्यादा हो तो आपको डेफिनेटली स्टैंड बाय मैन चाहिए जो कि सपोर्ट करेगा आपको to make sure to ensure two-way communication, or in case of any emergency he is the most important gentleman, because वही तो all the time available entry point पे आपको भी बताएगा अगर कोई एक्सटर्नल भी कोई इमरजेंसी है या अनसेफ कंडीशन है उसके बारे में भी, और अगर कोई इंटरनल है तो थ्रू यू, क्योंकि आप भी तो हम भी तो उससे ही बताएंगे ना, तो देन ही विल रिपोर्ट इमीडिएटली टू सीएससी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी और इवन कॉल्ड 911। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि क्यों हमें ये स्टैंड बाय मैन चाहिए और इसको हम किस तरह एलैबोरेट करें कि ये बंदा इफेक्टिवली अपनी जॉब परफॉर्म करे। अब यहाँ क्वेश्चन रेज होता है कि कई प्रोजेक्ट्स पे 2 मिनट का स्टैंड बाय मैन कोई और है, 5 मिनट बाद कोई और है, 10 मिनट बाद कोई और है। हम समटाइम खिचड़ी पका रहे होते हैं, लाइक अगर 500 डिफरेंट एम्प्लॉइज आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तो अब मैं अगर सुपरवाइजर हूँ तो मेरे जो लाइकेबल लोग हैं मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरा जो पसंद का बंदा है वो स्टैंड बाय मैन हो, जबकि उसका नंबर उसका नेम तो दूसरे परमिट पे लिखा हुआ है। तो हम ये जो क्रॉस इंटरेक्शन है इसकी भी अब बहुत वायलेशंस कर रहे हैं, जो मैंने पर्सनली स्पेशली एज अ सेफ्टी ऑडिटर ऑब्जर्व किया हुआ। एक बार तो यहां तक आई नोटेड कि स्टैंड बाय मैन वाज स्लीपिंग, जबकि उसे तो एक एक सेकंड पे जाग के रहना पड़ेगा। अगर वो सोता हुआ हमें मिलता है तो दैट मीन्स कि ही इज अ सोर्स ऑफ किलिंग, यू नो, अ पर्सन हु इज फुली ट्राइंग टू किल अस एक्चुअली। तो बिकॉज वी आर ह्यूमंस, और यही वजह है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बड़ी तेजी से अडॉप्ट की जा रही है, ताकि जितने भी खतरनाक प्रोसेसेस हैं वहां से ह्यूमन ब्रेन्स, ह्यूमन बीइंग्स को इलिमिनेट किया जाए, ताकि हम कोई भी ब्रांड नहीं चाहता कि उसकी टेरिटरी में कोई बंदा मरे या कोई एक्सीडेंट फैटल हो जिसकी वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू या उसके अगेंस्ट कोई लीगल केस फाइल हो। और यही थ्रेट अरामको भी फेस करती है। जिस तरह सेंदान का कस्टमर है अरामको, इसी तरह सऊदी अरामको के कई कस्टमर्स हैं, माइट बी इन मोर देन 40 कंट्रीज। जिस तरह हम प्रेशर समटाइम फील करते हैं सऊदी अरामको का, इसी तरह सऊदी अरामको आल्सो हैव सर्टेन प्रेशर्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स। तो ये जो प्रेशर है कस्टमर उनको दे रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं, और हमें इतना प्रेशर वो जरूर दे रहे हैं कि जो हमारी मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है सऊदी अरामको की, वो आप वायलेट ना करें, उन पे तो एटलीस्ट जरूर अमल करें। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अभी तक जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं पिछले 82 ईयर्स में सऊदी अरामको में या किसी भी ब्रांड में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने यही बताई है, नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जब भी आप किसी सेफ्टी रूल्स को इग्नोर करते हो या वायलेशन में जाते हो, दैट मीन्स कि यू आर टेकिंग शॉर्टकट्स, कि आपकी कोशिश है कि जो जॉब 2 घंटे में होनी है वो आधे घंटे में हो जाए, जो काम 10 घंटे में होना है वो 2 घंटे में हो जाए। और आपकी ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो हीरोइज्म है, ये आपकी मैनेजमेंट को अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन जब कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होगा तो सफर आप करते हो या आपकी फैमिली करती है, राइट? कंपनी को तो फिर बंदे ऐसे मिल जाते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हमारी सेफ्टी हमारी अपनी जरूरत है। हमें कोई सिंदान के ऑफिशियल्स नहीं चाहिए कि हमें पुश करें कि सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये हमारी अपनी नीड है, हमारे अपने लिए, हमारी फैमिली के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर सऊदी अरामको की तरफ जाएं तो उनकी भी जितनी भी कोशिश है सेफ्टी पॉलिसीज देना, प्रोसीजर्स देना, हमें ये सारी की सारी अपनी थ्योरीज के जरिए हमें गाइड करना, ट्रेन करना, बेसिकली ये ब्लेसिंग है कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दे रहे हैं कि जी आप जितने नॉलेजेबल होंगे उतने आप सेफ रहेंगे फॉर यू एंड इवन फॉर योर फैमिली। मैं इसकी एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि जो मैं लाजमी अप्रिशिएट भी करता हूं।
कि एक कंपनी में आई नोटेड के एक फिलिपिनो बंदा जो है वो नायोश अप्रूव्ड रेस्पिरेटर उसने पहना हुआ है, इवन दो इट वाज अ प्रिंटिंग सेक्शन, जिसमें आपको पता है इंक, थिनर, डिफरेंट केमिकल्स यू मिक्स ऑल टुगेदर, ताकि आप एक ऐसी इंक बना सकें जिसके साथ आप प्रिंटिंग कर सके, चाहे वो पेपर है, प्लास्टिक है, या कहीं पे भी जो भी उसकी एप्लीकेशन. And the moment I was doing risk assessment of that project, because we got project only for gap analysis or risk assessment of their each activity. तो अब मैं जब प्रिंटिंग सेक्शन में गया हूं तो मेरे लिए 5 मिनट भी वहां खड़ा होना टफ था, क्योंकि वेंटिलेशन वाज नॉट गुड, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतने ज्यादा फ्यूम्स हवा में, इतनी ज्यादा कह लें कि टेरिबल स्मेल थी कि वाकई में मास्क भी पहना हुआ है फिर भी 5-10 मिनट खड़े होना बहुत टफ था. और वहां पे 3 लोग काम कर रहे हैं, एक फिलिपिनो है, दूसरा फ्रॉम श्रीलंका और एक आई बिलीव इफ आई रिमेंबर एग्जैक्टली फ्रॉम नेपाल. अब जो श्रीलंकन है और जो श्रीलंकन है उसने डिस्पोजेबल मास्क जो कि 50 हलाला या 25 हलाला का या 1 रियाल का है वो उसने पहना हुआ है, और एक जो साहब है नेपाल के, ही वाज ऑलमोस्ट अबव 45 और 50 इवन, उसने वो मास्क भी नहीं पहना. और जो फिलिपिनो है उसने फुल रेस्पिरेटर नायोश अप्रूव, जो कि बड़ा एक्सपेंसिव है. अब मेरे लिए एज अ रिस्क असेसर या एज अ गैप एनालाइजर इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी सिचुएशन. And I called them one by one to office, and first I called to the Filipino, and I asked him कि आपको ये इतना महंगा रेस्पिरेटर कहाँ से मिल गया भाई? कि do you have friendship with the safety department? कोई दोस्ती है आपकी सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ? And I still remember the golden words he mentioned, sir, look, if company doesn't care about my life, does not mean I should start killing myself. My life is not that much cheap. I'm here for my family, for myself, and company is not providing me the appropriate suitable PPEs. What is the benefit of disposable mask if toxic fumes of thinner or ink or chemicals are going still inside my lungs and disturbing my whole body? So why should I kill myself if company doesn't want to? Okay, I need job, I want to continue to work here, but not by killing myself. So that is why I purchased this respirator from my own pocket. ये बहुत बड़ी बात है कि 400-500 रियाल आपने लगा दिए सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि कंपनी आपको अप्रोप्रिएट पीपीज नहीं देगी, एंड दे आर सेविंग सम मनी. अब जो डिस्पोजेबल मास्क यूज कर रहे हैं उसने कहा कि जी मुझे हर 2-3 दिन, एक दिन समटाइम इसी को यूज करना पड़ता है, इसी को समटाइम धोना भी पड़ता है. यहां तक भी ही स्पोक अप. उसके बाद जिसने बिल्कुल मास्क नहीं पहना हुआ, आई आस्क्ड हिम कि जी आपने क्यों नहीं मास्क पहना? एंड ही मेड मी स्पीचलेस विद दैट स्टेटमेंट कि जी वेयर वर यू बिफोर 10-12 इयर्स, कि 10-12 साल पहले आप कहां थे? अब तो मेरे जिस्म को, मेरे दिमाग को इस इंक की, इस केमिकल की, इस थिनर की स्मेल की आदत हो चुकी है. जैसे कहते हैं ना, एडिक्शन हो गई है. जिस तरह एक चेन स्मोकर है ना, उसको आप कहें ना कि कल से खबरदार एक सिगरेट भी पिया तो वो आपकी जॉब छोड़ देगा लेकिन स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग को निकोटीन की आदत है, राइट? इसी तरह उस बंदे ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा कि जी मैं तो बिल्कुल ये स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, सॉरी ये जो थिनर है, ये जो मास्क है, ये जो रेस्पिरेटर है, मैं तो नहीं पहन सकता क्योंकि मुझे तो एडिक्शन है. इवन फ्राइडे के लिए ही वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बोल्ड एनफ. ही मेंशन कि मैं तो पानी वाली बोतल में थिनर भी लेके जाता हूं क्योंकि फ्राइडे इज अ किलिंग डे फॉर मी. मेरा सर दर्द होता है, मैं बिल्कुल, वो मेरा जीना मुहाल होता है फ्राइडे को, तो मैं ये थिनर भी पानी की तरह, क्योंकि कोई नहीं मुझे पकड़ सकता. एंड ही वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और यहां तक उसने कह दिया कि आप जिसको मर्जी आप बता लें मुझे, आई सिंपली डैम केयर. I took everything positive and we went for the meeting with the top management and I suggested a lot of things. Even somehow there was an unwanted decision also. We terminated the safety manager क्योंकि वो daily visit करवा रहा है, कर रहा है, and how he ignored this particular situation, कि एक बंदा अपनी पॉकेट से पैसे लगा रहा है, even though हमने बाद में उसे सर्टिफिकेट से भी
certificate diya, even some cash prize also we gave him, like a reward actually, which was not even enough because that is kind of a role model कि you are leading by example. इसी तरह एक जो CSC सुपरवाइजर है, एक स्टैंड बाय मैन है, एक WPR है, WPI है या वेल्डर है, एक्चुअली वी नीड रोल मॉडल्स कि जो अपनी जॉब पूरी ऑनेस्टी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, विदाउट एनी फियर, क्योंकि जब आपके अंदर आपको डर महसूस हो तो समझ जाए कि आप अपनी जॉब ऑनेस्टी के साथ नहीं कर रहे, या आपके पास नॉलेज की कमी है या फिर ऑनेस्टी की कमी है। जब आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी, टेक्निकल लॉजिक की कमी नहीं होगी, और दूसरे नंबर पे माशाल्लाह आप ऑनेस्टी, आपकी फाउंडेशन होगी जॉब की, तो फिर आपको किसी से भी डर नहीं लगेगा। ये मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। जब भी आपने खुद को एनालाइज करना है तो इस फैक्टर पे एनालाइज करें कि मुझे क्यों डर लग रहा है। इसका मतलब है या मुझे जॉब का नॉलेज नहीं है, या फिर मैं ऑनेस्ट नहीं हूं, मैं डंडी मार रहा हूं, टाइम वेस्टर हूं, कोशिश कर रहा हूं कि बस दिहाड़ी लगे और भागूं रूम में, व्हाटएवर। लेकिन इन दोनों केसेस में अगर आपके अंदर डर पैदा हो गया और आपकी स्पिरिचुअल जो पावर्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं, तो आपकी लाइफ दिन ब दिन कम होती जाएगी। आपका जो हेल्थ लेवल है वो दिन ब दिन गिरना शुरू हो जाएगा। आप जितने भी लोग एक्टिव देखेंगे, जितने भी लोग हाईली कामयाब देखेंगे पूरी दुनिया में, उनकी जो फाउंडेशन थी वो ऑनेस्टी थी। जो भी वो काम करते थे पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। तो आपने भी अगर स्टैंड बाय मैन की जॉब करनी है आफ्टर दिस ट्रेनिंग, बिकॉज वी आर गोइंग टू सर्टिफाई यू, तो मेक श्योर कि आप विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हर बंदे को कंट्रोल कर रहे हो, सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, कोई अनऑथोराइज इररेलेवेंट एंट्री नहीं होने दे रहे, खुद भी आप वहां से नहीं भाग रहे, आप खुद भी अंदर नहीं जा रहे। जो भी रूल्स अरामको ने सेटल किए हुए हैं, या सऊदी इलेक्ट्रिसिटी ने, या रॉयल कमीशन ने, जो भी उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं confined space entry से relevant, especially for standby man, you all are following. I hope कि आपको एक क्लियर पिक्चर, इवन दो यू आर एक्सपीरियंस पीपल, बट आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपने किस तरह ऑपरेट करना है, और you know as a standby man how you will be playing your role. So make sure you are a productive standby man. The most important one, मैंने आपको बताया बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं सिर्फ स्टैंड बाय मैन की नेग्लिजेंस की वजह से, कि उसने टाइम पे बताया ही नहीं, ना अथॉरिटीज को, ना जो अंदर काम कर रहे हैं उनको। उसकी 1 मिनट की जो गफलत है, जो केयरलेसनेस है, वो टेरिबल डिजास्टर्स क्रिएट कर रही है, एंड दैट इज व्हाई दिस ट्रेनिंग इज बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। चलें जी, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दैट इज ऑल अबाउट। आई होप कि आपको